नमस्कार। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 4 प्रक्षेपण प्रोजेक्टाइल्स। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रक्षेप क्या होता है। भाई, कोई भी कण या पिंड उसको अगर ऊर्ध्वाधर समतल में फेंका जाता है, तो अब देखिएगा पिछली जो एक्सरसाइज थी उसमें भी हम ऊर्ध्वाधर फेंक रहे थे, लेकिन उसमें कण को फेंका था हमने ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, और यहाँ हम कह रहे हैं ऊर्ध्वाधर समतल में फेंका गया। तो दोनों अलग अलग चीजें। ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर का मतलब तो कण बिल्कुल सीधा ऊपर की ओर जाएगा, जबकि ऊर्ध्वाधर समतल को अब अभी अपन देखेंगे। तो जब किसी कण को ऊर्ध्वाधर समतल में फेंका जाता है, ठीक है। अब ऊर्ध्वाधर समतल में कैसे, जैसे मान लीजिएगा कोई भी कण है यहाँ पर, अब यहां से इस बिंदु से किसी कण को ऊर्ध्वाधर समतल में फेंकेंगे इस प्रकार से। अब ऊर्ध्वाधर समतल में जब कण को फेंका जाता है तो वो कण एक सरल रेखा में गति ना करके एक किसी वक्र के अनुदिश गति करेगा, ठीक है। जैसे आप किसी भी कण को यूं फेंकेंगे, जैसे ही फेंकेंगे तो वो बिल्कुल सीधे रेखा में नहीं जाएगा, किसी भी वक्र के अनुदिश गति करेगा, और गति करता हुआ कुछ समय पश्चात पुनः वापस क्षैतिज पर लौट आएगा। जैसे मान लीजिएगा सपोज इस प्रकार से गति करता हुआ आ रहा है, ठीक है। और यहाँ इसकी गति की विवेचना करते समय हम दो बातों का ध्यान रखेंगे। एक तो क्या, वायुमंडल का जो प्रतिरोध है वो मान लेंगे कि शून्य है, वायुमंडल की तरफ से कोई प्रतिरोध कार्य नहीं करता है। दूसरा, हम मान करके चलते हैं कि इस पथ में प्रत्येक बिंदु पर कण पर जो गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है वो अचर रहता है, यानी कि प्रत्येक बिंदु पर यहाँ जो गुरुत्वाकर्षण बल है वही यहाँ होगा, वही इस बिंदु पर होगा, वही इस बिंदु पर होगा। तो पूरे पथ में गुरुत्वाकर्षण बल को हम लोग क्या मान करके चलेंगे, अचर मान करके चलेंगे, ठीक है ना। तो जो अब यहाँ ये जो कण था, जिस कण को आपने फेंका है उसको तो आप लोग कहते हैं प्रक्षेप। ये जो मैं बता रहा हूं उसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेना भाई। जो कण पिंड या कण होता है उसको तो आप लोग क्या कहते हैं, प्रक्षेप कहते हैं। उसके बाद में जैसे मान लीजिए कि आपने इस कण पिंड को कैपिटल यू वेग से फेंका है यहाँ से, तो ये जो यू वेग है इसको आप लोग कहते हैं प्रक्षेप वेग। इसको हम कहेंगे प्रक्षेप वेग, यानी कि जिस भी वेग से आप कण को फेंकते हैं उसको आप लोग क्या कहते हैं, प्रक्षेप वेग कहते हैं। और इस प्रक्षेप वेग की ये जो दिशा है, यहाँ पर दिशा जो होती है हमेशा स्पर्श रेखा के अनुदिश होती है। तो ये जो दिशा है ये इस क्षैतिज से जो भी कोण बनाएगी, सपोज यहाँ अल्फा बना दी, तो इस प्रक्षेप वेग की दिशा क्षैतिज रेखा से जो कोण बना दी है, यहाँ हमने अल्फा लिखा है, तो इसको आप लोग कहेंगे प्रक्षेप कोण, ठीक है ना। और ये जो पथ है कौन सा, जिस बिंदु से आपने फेंका और वापस क्षैतिज पर आ जाए, तो ये वाला ये जो पथ है आपका, इस पथ को आप लोग कहेंगे प्रक्षेप पथ। पथ को आप लोग क्या कहेंगे, प्रक्षेप पथ। और ये जो दो बिंदु हैं कौन से, एक तो जिस बिंदु से आपने कण को प्रक्षेपित किया यानी कि फेंका है, और दूसरा जिस बिंदु पर पिंड जाके गिरता है। भाई यहां से फेंकेंगे तो किसी दूसरे बिंदु पर जाके गिरेगा क्षैतिज में, तो यहां से यहां तक ये जो क्षैतिज दूरी है ये वाली, इस दूरी को आप लोग कहते हैं परास, जिसको हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको आप लोग क्या कहते हैं, परास कहते हैं। इसके अलावा ये जो उच्चतम बिंदु है, इस उच्चतम बिंदु की क्षैतिज से जो दूरी होगी यहाँ पर, इसको आप लोग कहते हैं अधिकतम ऊंचाई या महत्तम ऊंचाई, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एच से। और इस प्रक्षेप बिंदु से इस अंतिम बिंदु तक पहुंचने में जो समय लगता है उसको अपन कहते हैं उड्डयन काल, उसको हम लोग कहते हैं उड्डयन काल, और अक्सर हम रिप्रेजेंट करते हैं उसको कैपिटल टी के द्वारा, ठीक है। तो इनका हमें ध्यान रखना है। प्रक्षेप क्या होगा, प्रक्षेप वेग क्या होगा, प्रक्षेप कोण क्या होगा, प्रक्षेप पथ क्या होगा, परास क्या होगा, और उड्डयन काल क्या होगा, इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो आपको देख लिए कि जैसे आप किसी भी पिंड को फेंकेंगे तो पिंड, जिस पिंड को आपने फेंका है उस पिंड को तो आप लोग प्रक्षेप कहेंगे, जिस बिंदु से आपने फेंका है इस बिंदु का प्रक्षेप बिंदु कहेंगे, ठीक है। जिस वेग से फेंका है उसको आप लोग प्रक्षेप वेग कहेंगे, और वेग की दिशा क्षैतिज से जो कोण बनाएगी उसको आप लोग प्रक्षेप कोण कहेंगे। इसके अलावा ये जो पथ होगा जिसके अनुदिश
कण जाता हुआ से वापस क्षैतिज पर जाके गिर जाता है, तो इस पथ को आप लोग प्रक्षेप पथ कहेंगे। और जिस बिंदु प्रक्षेप बिंदु और ये जो अंतिम बिंदु है जहां पर पिंड जाके गिरता है, इनके दोनों के बीच की जो दूरी है उसको आप लोग पराश कहेंगे। और प्रक्षेप पथ का जो उच्चतम बिंदु है उसकी क्षैतिज से जो दूरी है उसको आप लोग अधिकतम ऊंचाई कहते हैं, जिसको हम अक्सर कैपिटल एच के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके अलावा एक आपने ये देखा उड्डयन काल, यानी कि इस प्रक्षेप बिंदु से इस क्षैतिज पर जब भी आके गिरता है तो इस बिंदु से इस बिंदु पर पहुंचने में जो समय लगता है उसको आप लोग उड्डयन काल कहते हैं, और जिसको हम लोग अक्सर कैपिटल टी के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब हम ज्ञात करेंगे प्रक्षेप की गति तथा इसका पथ। तो देखिए हमें दिया गया है यहाँ कि एम सेंटी के एक कण को किसी स्थिर बिंदु से यू वेग से क्षैतिज समतल से अल्फा कोण बनाते हुए वायुमंडल में फेंका जाता है। तो कण की गति तथा पथ ज्ञात करना। ठीक है भाई, देखना अब एम सेंटी का एक कण है जिसको वायुमंडल में फेंका जाता है। ये सपोज इस बिंदु ओ से एक कण को वायुमंडल में यू वेग से फेंका जाता है। तो मान लीजिए कण का जो पथ है वो इस प्रकार से होता है, ये ओ एक्स है और ये ओ एक्स तो क्षैतिज रेखा है और ये ओ वाई ऊर्ध्वाधर रेखा है। ठीक है, इसके बाद में हमने मान लिया कि ये ओ मूल बिंदु है और ओ एक्स को हम एक्स अक्ष मान लेंगे, ओ वाई को मान लेंगे सपोज ये वाई अक्ष है। ठीक है, और आपको दिया गया है कि आपको कण को किस वेग से फेंकना है, आपको यू वेग से। तो इस पिंड को आपने यू वेग से फेंका है यहाँ से, तो जो वेग होता है वो स्पर्श रेखा की दिशा में होता है। वेग इस प्रकार से हो गया, ये यू वेग से आपने इसको फेंका है। और मान लिया कि ये भी आपको दिया गया है क्षैतिज से कितना कोण बनाते हुए फेंका गया है, अल्फा कोण बनाते हुए आपने इसको फेंका है। ठीक है, तो ये कोई भी पिंड था जिसको आपने बिंदु ओ से फेंका यू वेग से और क्षैतिज से अल्फा कोण बनाते हुए, फिर हमने ओ को मूल बिंदु मान लिया है और ये जो क्षैतिज रेखा थी ओ एक्स इसको हमने एक्स अक्ष मान लिया, और ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा थी ओ वाई इसको हमने क्या मान लिया भाई, वाई अक्ष। ठीक है, तो अब इसके बाद में हम ज्ञात करेंगे कण की गति और इसका पथ ज्ञात करेंगे, है ना। इसका पथ ज्ञात करना हमें और गति मतलब इसका वेग भी हम लोग ज्ञात कर लेंगे। तो मान लिया कि सपोज ये तो इसका उच्चतम बिंदु है यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो जाएगी इसकी अधिकतम ऊंचाई कैपिटल एच, और माना कि टी समय के पश्चात कण इस बिंदु पी पर है जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है। ठीक है, तो ये इस बिंदु पी पर है जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है। तो ये लीजिएगा, मैं इसके ऊपर लंब डाल देता हूँ, वैसे इसकी कोई आवश्यकता हमें पड़ेगी नहीं लंब वगैरह की। तो मान लिया कि बिंदु पी पर है टी समय के पश्चात जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई। तो देखते हैं, आप देखिएगा सबसे पहले माना ओ को क्या मान लिया आपने, मूल बिंदु। माना ओ मूल बिंदु है तथा ओ एक्स व ओ वाई क्रमशः एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष हैं। एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष हैं। मान लिया कि ओ मूल बिंदु है, ओ एक्स एक्स अक्ष है और ओ वाई वाई अक्ष है। अब टी समय पश्चात कण बिंदु पी पर है। माना टी समय पश्चात पिंड बिंदु पी एक्स वाई पर है। ठीक है, टी समय के पश्चात बिंदु पी पर है। और अब देखिएगा गति के समीकरण अपन लिखेंगे, गति के समीकरण कैसे लिखेंगे ध्यान देना भाई। हमें यहाँ पर कोई अतिरिक्त बल बाह्य बल आपको दिया गया नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके ऊपर गति जब भी कर रहा है कण, तो गति समय करते समय कण के ऊपर केवल एक ही बल कार्यशील होगा, कण का भार। तो गति करते समय कण पर केवल इसका भार
कार्यशील होगा, केवल इसका भार कार्यशील होगा। तो कण जब भी गति करेगा तो केवल इसके ऊपर इसका भार कार्य करेगा। अब लिखेंगे पण गति का समीकरण, इसलिए गति का समीकरण, इसलिए गति का समीकरण। अब देखते हैं गति का समीकरण आपको किस प्रकार से लिखेंगे, ध्यान देना भाई। यहां बात करें तो ये जो बिंदु P है, यहां से आपके पास में दो दिशाएं मिलती हैं, एक तो क्षैतिज दिशा होती है और एक ऊर्ध्वाधर दिशा होती है। अब एक बार हम क्षैतिज दिशा की बात कर लेते हैं। क्षैतिज दिशा में क्या बल कार्य करेगा, तो देखो क्षैतिज दिशा में जो दूरी है या विस्थापन जो है वो आपके पास में x हो गया, क्योंकि कोऑर्डिनेट x y है। तो क्षैतिज दिशा में विस्थापन हो गया x, विस्थापन है x है तो त्वरण होगा d2x अपॉन dt स्क्वायर, इसलिए बल आपके पास में मिलेगा m d2x अपॉन dt स्क्वायर। तो क्षैतिज दिशा में बल होगा m d2x अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू, और आप देख पा रहे हैं कि कण पर केवल एक ही बल कार्यशील है mg, कण का जो भार है mg, और भार आप जानते हैं हमेशा कार्य करता है ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। तो देखिएगा, जैसे मान लो सपोज मैं यहाँ करके बता दूं आपको, भार जो होता है इस प्रकार से ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कार्य करता है हमेशा। लेकिन हम बात करें क्षैतिज दिशा की, तो क्षैतिज दिशा में इसका जो घटक होता है वो क्या होता है, हमेशा जीरो। इसका मतलब ये जो बल है किसके बराबर होगा, जीरो के। तो इक्वेशन यहां से आपके पास में आ जाएगा d2x अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो d2x अपॉन dt स्क्वायर को मैं x डबल डॉट भी लिख सकता हूं, तो x डबल डॉट लिख देता हूं इक्वल टू जीरो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा, अब हम बात करेंगे ऊर्ध्वाधर दिशा की। तो ऊर्ध्वाधर दिशा को देखिएगा भाई क्या बनेगा। ऊर्ध्वाधर दिशा में विस्थापन जो है y है, इसलिए जो बल होगा d2y अपॉन dt स्क्वायर हो जाएगा, और किसके बराबर रहेगा देखिएगा भाई, ये जो बल कार्य कर रहा है mg ऊर्ध्वाधर दिशा में कार्य कर रहा है, लेकिन ऊर्ध्वाधर दिशा में कार्य कर रहा है नीचे की ओर, और नीचे की ओर हम जानते हैं कि y अक्ष पर आप जैसे ही नीचे की ओर जाते हैं तो y का मान क्या होता है, घटता है, और ऊपर जाते हैं तो y का मान बढ़ता है। अब बल कार्य कर रहा है ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, यानी कि y के घटने की दिशा में। अब चूंकि y के घटने की दिशा में बल कार्य कर रहा है, इसलिए आप लोग लिखेंगे माइनस mg। तो इक्वेशन आपके पास में बचा d2y अपॉन dt स्क्वायर, यानी कि y डबल डॉट इक्वल टू माइनस g, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, ये दो समीकरण आपके पास में आ गए। इनको दोनों को हल करके हम इस पद का समीकरण ज्ञात करेंगे। तो समीकरण एक का समाकलन कर लेंगे हम लोग सबसे पहले। समीकरण एक के दोनों पक्षों का समाकलन करने पर समीकरण एक के दोनों पक्षों का समाकलन करने पर हमें करिए इंटीग्रेशन क्या बनेगा। सबसे पहले x डबल डॉट का जो इंटीग्रेशन है ये तो x डॉट हो जाएगा इक्वल टू जीरो का इंटीग्रेशन एक अचर हो जाएगा, सपोज c1 है तो ये आ गया x डॉट इक्वल टू c1। अब c1 का मान ज्ञात करेंगे हम लोग एक बार। तो चूंकि प्रारंभ में t इक्वल टू जीरो, यानी कि जब बिंदु से आपने कण को फेंका है तो t इक्वल टू जीरो है, और x डॉट इक्वल टू क्या आएगा देखिएगा भाई, किस वेग से फेंका आपने कण को, u वेग से फेंका है। अब जो x डॉट है वो क्षैतिज दिशा में वेग बताएगा ना कण का, तो क्षैतिज दिशा में इसका घटक क्या होगा u का। देखो क्षैतिज से आपने कितने कोण पर फेंका है, अल्फा पर फेंका है, तो क्षैतिज दिशा में इसका जो घटक आएगा u का, ये आ जाएगा u cos अल्फा। तो जो बिंदु पर जो x डॉट है ये आपके पास मिल जाएगा u cos अल्फा। अब इसलिए इसमें जैसे वैल्यू पुट करोगे तो c1 इक्वल टू आ जाएगा u cos अल्फा, ठीक है। और c1 इक्वल टू u cos अल्फा, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिएगा तो x डॉट इक्वल टू आपके पास मिल जाएगा u cos अल्फा, इक्वेशन नंबर थर्ड। तो ये आपके पास में आ गया क्षैतिज दिशा में कण का वेग।
बिंदु P पर क्षैतिज दिशा में कण का वेग जो कि कण इस पथ में प्रत्येक बिंदु पर अचर रहेगा। u cos अल्फा अचर है ना, इसका मतलब चाहे आप इसमें कोई से भी बिंदु पर हो कण, हमेशा जो क्षैतिज वेग है वो हमेशा क्या रहेगा, u cos अल्फा। तो ये किसी समय कण का क्षैतिज वेग है, किसी भी समय कण का क्षैतिज वेग है। तो क्षैतिज वेग हमने ज्ञात कर लिया। अब ये जो समीकरण 3 है इसका एक बार फिर से हम समाकलन कर लेंगे। तो समीकरण 3 के दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर करिए भी, देखो क्या बनेगा। इधर से x डॉट का करेंगे, x डॉट का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो x आ जाएगा इक्वल टू u cos अल्फा अचर है, तो u cos अल्फा अचर है तो एज इट इज लिख दीजिएगा, और dt का जो इंटीग्रेशन है ये t हो जाता है, प्लस आप लोग इसमें एक अचर जोड़ देते हैं c2। अब c2 का मान हम लोग ज्ञात करेंगे, तो c2 किस प्रकार से ज्ञात करेंगे देखिएगा। क्योंकि प्रारंभ में t इक्वल टू 0, बिंदु O की अगर हम बात करें तो बिंदु O पर t भी 0 होगा और x भी 0 होगा, तो t इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, दोनों का वैल्यू पुट करिए तो x को 0 आपने कर दिया, t को 0 करते ये भी 0 हो जाएगा, और प्लस c2, यानी कि c2 इक्वल टू 0। c2 का वैल्यू पुट कर दीजिएगा, c2 का वैल्यू पुट करेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा ut cos अल्फा, और प्लस वो तो 0 हो ही गया आपके पास में, ये आ गया इक्वेशन नंबर 4। यानी कि t समय पश्चात कण के द्वारा क्षैतिज दिशा में तय की गई दूरी आपको मिल गई, जो कि कण द्वारा t समय में क्षैतिज दिशा में तय की गई दूरी है, क्षैतिज दिशा में तय की गई दूरी है। ठीक है ना, तो t समय के पश्चात क्षैतिज दिशा में तय की गई दूरी आपको मिल गई। अब ये जो समीकरण नंबर 2 है इसका समाकलन हम लोग कर लेंगे। ये क्षैतिज दिशा की बात करिए, ऊर्ध्वाधर की करेंगे, तो इसका समाकलन कर लीजिए समीकरण 2 का। तो समीकरण 2 के दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, समीकरण 2 के दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, हाँ भाई, y डबल डॉट का जो इंटीग्रेशन है y डॉट हो जाएगा इक्वल टू माइनस इसका जो इंटीग्रेशन है ये gt हो जाएगा, g तो कांस्टेंट है, और dt का d हो जाएगा, t हो जाएगा, प्लस एक कांस्टेंट हमने जोड़ दिया है c3। अब c3 का मान हम लोग ज्ञात करेंगे, तो चूंकि प्रारंभ में t इक्वल टू 0, तो y डॉट क्या होगा देखिएगा भाई। आपने बिंदु O पर कण को u वेग से फेंका ना, तो अभी आपने देखा था क्षैतिज घटक आया था u cos अल्फा, तो ऊर्ध्वाधर घटक हो जाएगा u sin अल्फा, तो y डॉट आपके पास में जाएगा u sin अल्फा, तो y डॉट u sin अल्फा आ गया, तो इसमें वैल्यू पुट करिएगा, ये रहा, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो y डॉट इक्वल टू y डॉट का वैल्यू आ गया u sin अल्फा इक्वल टू माइनस gt, तो t का मान आपके पास में 0 हो गया, तो ये 0 हो जाएगा, इक्वल टू c3, तो c3 का मान भी आपके पास में क्या आ गया u sin अल्फा, तो u sin c3 का वैल्यू पुट कर दीजिएगा यहाँ पर, इसलिए जो y डॉट है ये आपके पास में आ जाएगा c3, तो आ गया u sin अल्फा और माइनस gt, इक्वेशन नंबर 5। ये y डॉट यानी कि क्या मिल गया आपको, t समय पश्चात बिंदु P पर कण का ऊर्ध्वाधर वेग, जो कि t समय पश्चात
टी समय पश्चात ऊर्ध्वाधर दिशा में, टी समय पश्चात ऊर्ध्वाधर दिशा में कण का वेग है। ठीक है। अच्छा, ये जो व्यंजक है इनको याद भी रखना है आपको। टी समय पश्चात क्षैतिज दिशा में वेग यूटी यू cos अल्फा, ऊर्ध्वाधर वेग यू sin अल्फा माइनस जेटी। तो ये व्यंजक आपको याद भी रखने हैं, आगे क्वेश्चंस में काम आएंगे। तो ये टी समय पश्चात आपको मिल गया ऊर्ध्वाधर दिशा में कण का वेग। अब इसका एक बार और इंटीग्रेशन करके हम लोग y को ज्ञात कर लेंगे। तो समीकरण 5 के दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, समीकरण 5 के दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर कर दीजिए भाई, क्या बनेगा? y डॉट का जो इंटीग्रेशन है आप जानते हैं y हो जाएगा इक्वल टू यू साइन अल्फा कांस्टेंट है, और dt का जो इंटीग्रेशन है ये t हो जाता है माइनस g कांस्टेंट है, और t का हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक कांस्टेंट आप लोग ऐड कर देंगे c4। अब c4 का मान ज्ञात करिएगा। तो चूंकि प्रारंभ में t इक्वल टू 0, और जब t इक्वल टू 0 है तब y इक्वल टू भी क्या है 0। तो वैल्यू पुट करिए इसमें, y को आप लोग कर देंगे 0 इक्वल टू t को 0 करने पर हो जाएगा 0, और माइनस t को 0 कर दिया तो 0 प्लस c4, यानी कि c4 इक्वल टू कितना आ गया अपने पास में 0। तो अब c4 का वैल्यू पुट कर दीजिएगा। तो c4 का वैल्यू पुट करेंगे तो y इक्वल टू आ जाएगा यूटी साइन अल्फा माइनस 1/2 जेटी स्क्वायर, और c4 का जो मान है आपके पास में आ गया 0, इक्वेशन नंबर 6। यानी कि आ गया आपके पास में t समय पश्चात ऊर्ध्वाधर दिशा में कण के द्वारा तय की गई दूरी। तो यह t समय पश्चात, यह t समय में कण द्वारा ऊर्ध्वाधर दिशा में, t समय में कण द्वारा ऊर्ध्वाधर दिशा में तय